हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जो कि हम आर्टिकल 14 से लेकर के जो हम 22 तक थे वो कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं वो मैं आपको बताऊं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में 6 तरह के अभी लिखे गए हैं। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसी के साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा जो 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें जो है हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में मैं बताऊं आपको, ये जो है हमको संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, इनको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन जो कानूनी और विधिक अधिकार होते हैं वो हमको संविधान के द्वारा मिलते हैं। अगर संसद चाहे तो उनमें संशोधन करके हमसे छीना जा सकता है। तो ये होता है मौलिक अधिकार और कानूनी विधिक अधिकार में फ़र्क। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे जीवन जीने का अधिकार होते हैं, जीवन जीने का आधार होते हैं। तो मैंने आपको बताया समानता का अधिकार, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में 14 से लेकर के 18 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें समानता का अधिकार लिखा गया है। इसी के साथ ही साथ स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से लेकर के आप 22 तक जो अनुच्छेद देखेंगे तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा गया है। इसी के साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा गया है। मतलब किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, ये जो है 23 और 24 में लिखा गया है। मैं आपको इसी डिटेल की मैं बताने वाला हूँ। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो अनुच्छेद 25 से लेकर के आप 28 तक अगर देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करूं तो अनुच्छेद इसमें 29 और 30 जो हैं ये 2 अनुच्छेद आते हैं। इसमें जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें लिखे हुए हैं। इसी के साथ ही अगर हमको ये मौलिक अधिकार मिल जाते हैं तो इनकी हमारी रक्षा कौन करेगा? तो मौलिक अधिकारों का भी अधिकार जो है वो होता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है हमारा अनुच्छेद 32 में आता है। तो आर्टिकल 32 जो है इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं समानता के अधिकार से लेकर के। देखिए, समानता का अधिकार जो है हमारा 14 से लेकर के 18 तक आर्टिकल तक है। तो वैसे मैंने ये समानता का अधिकार जो है पिछले वीडियो में करा दिया था। अगर एक एक करके आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूँ तो हम सबसे पहले हमारा इसमें आता है 14वां नंबर जो आर्टिकल है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर जो है सभी को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी कानून सभी के लिए बराबर है। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप नीचे तबके से आते हो, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री हो, कानून सभी के लिए सेम होने वाला है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 15 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये जो है भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 बताता है हमें। इसके अलावा अगर मैं अनुच्छेद 16 की बात करूं तो 16 में जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अगर आप मान लीजिए किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है बराबर की भागीदारी मिलेगी और जो लोक नियोजन है उसके विषय में अवसर की समानता मिलनी चाहिए। इसमें जो है आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी डाल दिया है, जैसे SC और ST होते हैं, इनको आरक्षण दे दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो जनरल वाला जो है 120 नंबर लेके आता है तब उसका सिलेक्शन होता है, और SC ST वाला 100 से नीचे पे भी हो जाता है। तो ये जो है इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था दे दी गई है। आरक्षण का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर है, कोई दूसरा जो जनरल वाला व्यक्ति है वो यहाँ बैठा हुआ है, इससे नीचे का तबका ये है, इससे नीचे का तबका ये है, तो इनको जो है जो नीचे वाले होते हैं उनको थोड़ा सा पुश दे दिया जाता है ताकि ये जो है समाज में बैलेंस बना रहे। और जो है हमारा संविधान में भी यही लिखा गया है। लेकिन आरक्षण जो है, आरक्षण को लोग इसको बुरा भी बताते हैं, कुछ सही भी बताते हैं। जिनको मिलता है वो इसको सही बताते हैं और जिनको नहीं मिलता है वो इसको गलत बताते हैं। तो लेकिन मैं बता दूं, ये जो है ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अगर गलत होता तो भारत का सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देता पहले ही। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द नहीं किया, वो इसको पॉजिटिव वे में लेता है। तो पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली वे में लेता है, तो इससे जो है जो आरक्षण है वो भारत में बना रहेगा। मोदी जी भी कह चुके हैं, इन्होंने जो है पिछली अभी जो था EWS लेके आए थे, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड वीकर सेक्शन है, ये जनरल कैटेगरी के लिए भी जो 10% आरक्षण लेके आए थे।
तो ये हो गया था मेरा 14, 15, 16 हो गया था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल नंबर हमारा 17 क्या कहता है। देखो 17 में आपको बता दूँ, आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि आप जो है किसी के साथ भी छुआछूत नहीं रखेंगे। तो छुआछूत का जो है इसमें निषेध बताया गया है। आप मान लीजिए किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, लेकिन अब अगर जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें तो छुआछूत की बीमारी है, तो इसमें तो आपको छुआछूत करना ही पड़ेगा। तो ऐसे अवसरों में, ऐसी जगहों पर अगर मान लीजिए किसी को असाध्य बीमारी है, तो ऐसी जगहों पर इसमें छूट दी गई है। तो लेकिन अगर आप उसको कि मतलब वो नीची जाति का है, इसीलिए आप उससे छुआछूत का भेद कर रहे हैं, तब जो है आपको आर्टिकल 17 के तहत जो है सज़ा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा अनुच्छेद 18 हमारा ये कहता है कि इसमें जो है उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। मतलब पहले होता ये था कि किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, किसी को क्या कहते हैं बादशाह दे दिया, किसी को सुल्तान कह दिया, किसी को कैसर हिंद कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। तो ये उपाधियाँ पहले दी जाती थी। तो लेकिन इससे होने ये लगा, अगर मान लीजिए किसी के पास उपाधि है तो वो अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करेगा। तो इससे जो है एक तरीके का इनबैलेंस आ जाता है समाज में। तो इसको ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 18 में लिखा गया है कि आप जो है उपाधियों का यूज नहीं करेंगे। आप अपने नाम के आगे बादशाह, सुल्तान ये सब नहीं लगा सकते, क्योंकि जो उपाधियाँ होती पहले दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, सुल्तान दे दिया जाता था, बादशाह दे दिया जाता था, कैसर हिंद दे दिया जाता था, नाइटहुड की उपाधियाँ दी जाती थी। इनको जो है आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जो राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं भारत में, जैसे भारत रत्न दिया जाता है और पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है, पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है, पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है, इनमें जो है इसको जैसे अगर मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिलता है तो वो अपने नाम के आगे जो है इसको यूज नहीं कर सकता है। जैसे अभी जो सचिन तेंदुलकर जी को जो भारत रत्न मिला था, तो ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये अपने नाम के आगे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये जो भारत रत्न अवार्ड है वो इनसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये जो है इसकी एक मर्यादा होती है। तो अनुच्छेद 18 में इसका लिखा गया है कि आप जो उपाधियाँ हैं उनका इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें जो है आर्टिकल है। तो अगर मैं आपको 19 से लेकर के 22 तक के एक बार बता दूं क्या क्या है इन आर्टिकलों में, तो सुन लीजिएगा ज़रा ध्यान से। 19 आर्टिकल कहता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें जो है इसका ए पार्ट कहता है कि आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है। आप जो है नंबर 1 कहेगा कि आप जो है बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जो है मर्यादा में रह करके बोलिए। कोई भी ऐसी देश विरोधी बात ना कीजिए जिससे कि जो है भारत की जो हार्मोनी है उसको खतरा हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। अगर दूसरा नंबर में बात करूं तो अगर आप बोल सकते हैं तो आप जो है शांतिपूर्ण किसी भी जगह पर जो है एकत्रित हो सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। आप कहीं पर भी जो है एकत्रित आराम से हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के एकत्रित होइएगा। सभा करने की आपको बिल्कुल पूरी छूट दी गई है अनुच्छेद 19 नंबर 19 का आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन भारत में होते हैं वो अनुच्छेद 19(2) के तहत ही होते हैं। और अनुच्छेद 19(1) जो है इसमें बोलने की आज़ादी है। जो हमारा मीडिया आजकल चिल्लाता रहता है वो 19(1) के तहत चिल्लाता है, क्योंकि ये कुछ भी अंडबंड कुछ भी बोल देता है। भारतीय मीडिया जो है आजकल एकदम बिल्कुल सबसे गिरा हाल अगर मीडिया की बात करूं तो वो भारतीय मीडिया का है। क्योंकि अभी जो हाल ही में फ्रीडम इंडेक्स आया था, हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत की जो रैंक है 142 में 156 में। तो आप इस मीडिया से क्या उम्मीद करेंगे कि भारत की जो इसमें रैंक है 142वें नंबर की रैंक है। तो ये जो है भारतीय मीडिया का हाल है। लेकिन ये जो है 19(1) के तहत इसको ताकत मिलती है कि ये जो है बोल सकता है। इसके अलावा तीसरा जो इसमें 19 का 3 है, इसमें अगर आप बोल सकते हैं तो आप संघ भी बना सकते हैं, आप पार्टी बनाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इसके तहत 19 में 3 के तहत जो है आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद जो इसका चौथा नंबर, अगर आप संघ बनाएंगे तो कहीं पर भी आप विचरण भी कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, आपको कोई समस्या की बात नहीं है। आप चाहिए तो राजस्थान में बस जाइए, आप चाहिए बिहार में जाइए, कहीं पर भी जाइए, घूमिए, कोई समस्या की बात नहीं है, आपको कोई भी रोक टोकेगा नहीं। लेकिन इसमें कुछ जो है अपवाद हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो है इनर लाइन परमिट लगता है। आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, आपको तुरंत वहीं परमिशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत पहले से इसके लिए कुछ करना है। आप वहाँ जाइएगा, तुरंत आपको इनर लाइन परमिट मिलेगा। आप जो है अगर मान लीजिए 1 दिन की आपको मिलती है तो आप घूम के आ जाइएगा। उसके बाद जो है इसके अलावा त्रिपुरा है, नागालैंड है, ये जो है ट्रैवल एरिया है, इन पर जो है इनर लाइन परमिट जो है इनकी
व्यवस्था की गई है। इसके बाद बात करता हूँ इसका जो नंबर हमारा पाँचवा जो है वो 19 का जो पाँचवा भाग है, पाँचवा जो क्लॉज है, ये क्या कहता है। देखो, यदि आप आवागमन करेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के बस सकते हैं, कहीं भी रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं। आप बिहार रहिए, राजस्थान रहिए, मध्य प्रदेश रहिए, झारखंड रहिए, चाहे केरला रहिए, चाहे ऊपर जम्मू कश्मीर रहिए। पहले इसमें जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन जब से धारा 370 हटाए ये अपवाद भी खत्म हो गया। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के बस सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इसी का जो है जो 19 का नंबर 6 क्या कहता है वो मैं आपको यदि बताऊं तो ये हमारा कहता है, यदि आप कहीं भी बसेंगे जाके तो आपको जीविका चलाने की भी आज़ादी है। आप जो कहीं पर भी अपना व्यापार करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी अपना व्यापार चला सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसके अलावा जो ये हमारा हो जाता है आर्टिकल नंबर 19 के बाद अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 आर्टिकल हमारा क्या कहता है। इसमें जो है अगर मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है तो इसकी जो है एक अपराध की एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि इसकी जो है दो बार आपको सज़ा दे दी जाए। मान लीजिए आपने मर्डर किया तो आपको इसके एक बार यहाँ सज़ा दे दी गई, दूसरी बार दूसरे कोर्ट में दे दी गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है एक अपराध है उसकी एक ही बार सज़ा दी जाएगी। इसी के साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आप ने जैसे आज 2 मई है तो 2 मई 2021 को आज किसी अपराधी ने कोई भी अपराध किया तो उसको जो सज़ा है आज तक का जो कानून है हमारा 2 मई 2021 तक उसी कानून के आधार पर जो है उसको सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए आज किसी ने कोई अपराध किया, मर्डर कर दिया, कोई भी मान लीजिए कुछ कर दिया तो उसको जो है आज गिरफ्तार किया जाता है, उसको सज़ा सुनाई गई 6 महीने बाद या 1 साल बाद, क्योंकि भारत में तो आपको पता ही है जो सुनवाई पे सुनवाई होती रहती है, 1 साल बाद 2 साल बाद इसको सज़ा सुनवाई जाती है। तब तक जो है संसद ने कानून में कोई संशोधन कर दिया तो जज मान लीजिए उसको उस कानून से सज़ा सुनाने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसने जो अपराध किया है वो 2 मई 2021 को किया है, तब तक जो कानून वहाँ पर था उसी के तहत उसको सज़ा मिलने वाली है। उसके आगे चाहे आप कोई भी संशोधन करिए उसको सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर 20 कहता है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद नंबर 21 है। 21 में क्या है, इस 21 में है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें जो है आपको जीवन जीने का अधिकार है, आप जो है आराम से जी सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो इसमें बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 21 जो है आपकी, इसमें जो है आपकी जो निजता है उसका भी पूरा सम्मान किया जाएगा, आपकी लाइफ का भी पूरा सम्मान किया जाएगा। तो इसके तहत जो सरकार इसमें आपकी करेगी। इसके तहत जो है पर्यावरण भी आता है, क्योंकि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाना ये भी सरकार का ही काम है। इसी के तहत भारत में जो है एनजीटी की स्थापना की गई। 2010 में जो है इसकी एनजीटी की स्थापना की गई थी। स्वच्छ जो हमें पर्यावरण मिलना है इसका हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है। इसी के तहत सर इसमें एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ये जो था हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। तो इसमें किया ये गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये जो है इसमें जोड़ दिया गया। तो ये जो है ये भी अब हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है कि आप जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल आता है इसमें वो होता है हमारा अनुच्छेद नंबर 22। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई भी अपराधी कुछ जगह पर जो है एकदम गैंगस्टर वाले होते हैं, एकदम छटे हुए अपराधी होते हैं, किसी भी हर जगह होते हैं वो। तो अगर मान लीजिए कोई भी कहीं पर भी आशंका हो जाती है, कोई भी समस्या होने वाली है, कोई भी दंगा होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो पुलिस क्या करती है, जो पुलिस होती है वो जो ये छटे हुए अपराधी होते हैं इनको पहले ही उठा लेती है। ये जो उठाने का अधिकार है वो इसको कहाँ से मिला है? ये जो अधिकार है इसको अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद नंबर 22 से मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी पर उसको खतरा है, कोई भी उसको आशंका है कि ये जो है ऐसा कुछ कर सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 22 बनाया गया है। इसके तहत जो है इसका जो है दुरुपयोग भी बहुत होता है। जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, रासुका जो है भारत में अभी लागू है, इसका जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ खूब इसका मिसयूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पकड़ा, इसमें होता ही है रासुका में कि इसमें जो है 3 महीने की जो है पुलिस रिमांड रहती है। 3 महीने तक उसको न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा। 3 महीने तक पुलिस रिमांड पर रहेगा और उसके बाद आप जानते हैं जब 3 महीने तक पुलिस रिमांड पर रहेगा तो पुलिस क्या उसके साथ करेगी, आप समझ सकते हैं। अगला बात करता हूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 22 तक तो हमने पहले पढ़ लिया था उस वीडियो में। तो आज हम जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से इसमें अनुच्छेद आते हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसमें अनुच्छेद जो आते हैं हमारे 23 और 24 जो है 2 अनुच्छेद इसमें आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो इसमें जो है
अगर अनुच्छेद नंबर 23 की बात करूं तो इसमें जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् जो श्रम है इसका जो है प्रतिषेध है। तो इसमें जो है आप मान लीजिए कोई भी मानव है तो इसको जो है खरीद फरोख्त नहीं करेंगे कि आप जो है हमारे यहाँ काम करिए ही करिए, आपको जो है काम करना ज़रूरी है, कोई भी आप इससे जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 23 के तहत आप जो है सज़ा के भागीदार होने वाले हैं। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 23 में हमारा लिखा गया है। आप किसी भी व्यक्ति की खरीद नहीं कर सकते, किसी की बिक्री नहीं कर सकते, दास प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है भारत में। बेगारी और किसी अन्य तरीके की ज़बरदस्ती से लिया हुआ काम वो जो है गलत ठहराया जाएगा और वो जो है दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर मान लीजिए भारत में ज़रूरत पड़ जाती है तो ज़रूरत के समय आपको राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर मान लीजिए भारत के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आपको जो है राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जाएगा और ऐसा होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी समस्या है, देश के साथ समस्या है, तो आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है इसमें। जैसे जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको आप कारखाने वगैरह में काम नहीं करवा सकते उनसे। अगर आप कारखाने वगैरह में काम कराते हैं तो अनुच्छेद 24 के तहत आप दंडनीय अपराध है ये। तो किसी भी बच्चे जो 14 वर्ष से आयु कम है उसकी उसको किसी कारखाने या किसी भी फैक्ट्री, किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद नंबर 24 में लिखा गया है। ये थे हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अगला आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या कहता है? ये जो है हमारा 25 से लेकर के 28 तक हमारे अनुच्छेद हैं। ये एक एक करके हम जानेंगे क्या क्या इनमें लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं बताता हूँ अनुच्छेद नंबर 25 क्या कहता है। देखिए, आप किसी भी धर्म को चाहिए, किसी भी धर्म को चाहें, जो भी आपको हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी धर्म आप चाहते हैं आप बिल्कुल मानिए, आपको कोई भी, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप जो धर्म अपनाना चाहते हैं आप धर्म अपनाइए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 25 के तहत जो है आपको ये स्वतंत्रता दी गई है और ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। इसमें होगा ये कि धर्म के लिए जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करना, पोषण करना, इसके लिए जो है आपको प्रशासन का अधिकार है। आप जो है धार्मिक कार्यों के लिए आप मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ये जो है हमारे लिए अनुच्छेद नंबर 26 में लिखा गया है। आप कोई भी अपना धार्मिक स्थल बनाइए, इसमें बनाने की पूरी छूट है। ये जो है हमारे लिए अनुच्छेद नंबर 26 से मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 27 है। जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर होते हैं, मंदिर में जो है चंदा इकट्ठा होता है, कोई भी मान लीजिए चढ़ावा आता है और भी जगह जो होती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा आता है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। तो राज्य जो है इसमें टैक्स के लिए बाध्य नहीं करेगा उनको, तो कर न देने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद नंबर 27 में बताई गई है। उसके बाद मैं आपको बताऊं अनुच्छेद नंबर 28 क्या कहता है। सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर आप मान लीजिए किसी भी विशेष धर्म या समुदाय से बिलोंग करते हैं तो अगर मान लीजिए जो सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो उसमें आपको धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। ये ऐसा जो है अनुच्छेद नंबर 28 में लिखा गया है। जो राज्य के द्वारा पोषित हैं उनके द्वारा जो है ऐसा नहीं किया जाएगा। अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं उनको अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में रखा गया है। ये जो है हमारे अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद नंबर 29 है ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें कहा गया है। अगर मान लीजिए आप किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जो है भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पर नहीं रोका जा सकता। अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी धर्म या जाति, किसी भी भाषा से जो है बिलोंग करता है, तो अगर वो किसी भी स्कूल वगैरह में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको इस बिलोंग पे नहीं रोका जाएगा कि वो जो है इस विशेष धर्म समुदाय से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में जो है धार्मिक आधार पर जो विभेद है और जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है उसको गलत ठहराया गया है। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 29 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 30 क्या कहता है? 30 हमारा ये कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें जो है कोई भी अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। सरकार उसका अनुदान देने में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करने वाली है। तो आप कोई भी जो है अपना जो जैसे जो मदरसे वगैरह होते हैं वो ये इसके तहत जो है आराम से आप स्थापित कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। अगला बात करता हूँ हमारा, देखो इसमें जो था एक अनुच्छेद नंबर 31 था पहले, तो इसको जो है ये पहले था संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार इसको क्यों समाप्त किया गया? अगर मैं आपको बताऊं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद मान लीजिए सरकार को कहीं पर भी रोड बनाना है, कहीं पर भी ट्रेन लाइन बिछानी है, ट्रेन की पटरी बिछानी है, तो जैसे अगर मान लीजिए भूमि अधिग्रहण होता है, ये मान लीजिए रोड बिछाना है, तो सरकार जो है यहाँ तक रोड बिछा करके आ गई, यहाँ तक भी रोड बिछा के आ गई, यहाँ से जो है इन्होंने ज़मीन दे दी, यहाँ से भी इन्होंने ज़मीन खरीद ली, ये वाला जो है ये अड़ गया, ये कह रहा है मैं जो है ज़मीन नहीं दूंगा। तो ये पहले मौलिक अधिकार में शामिल था। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आप जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि ये तो जो है इसका मौलिक अधिकार है, आप इससे नहीं छीन सकते, तो इसके तहत इसको नहीं छीना जा सकता था। इसी समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि अगर ये मान लीजिए नहीं देगा तो क्या होगा, ये तो रोड तो कंप्लीट ही नहीं पाएगा, तो सरकार जो है हमारे लिए सुविधाएं दे ही नहीं पाएगी। इसके लिए क्या किया गया, जो अनुच्छेद नंबर 31 था इसको हटा दिया गया। इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार में आर्टिकल 300 नंबर ए में डाल दिया गया। तो ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, विधिक अधिकार में इसको डाल दिया गया, अनुच्छेद नंबर 31। अगला बात करता हूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको सारे अधिकार मिल गए, समानता का भी अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता का भी अधिकार मिल गया, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार मिल गया, और हमको धार्मिक स्वतंत्रता भी मिल गई। अगर मान लीजिए हमारा किसी का भी कोई भी जो है हमारा पालन नहीं होता है, अगर हम के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम इसका करेंगे क्या? अगर मान लीजिए अधिकार मिल गए, अधिकारों का पालन ही नहीं हो रहा, तो उसका फ़ायदा क्या है? ये आर्टिकल जो है उसी के बारे में कहता है। इसके तहत आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें इतनी पावर है। ऐसा कोई भी जो है अनुच्छेद नहीं है जिसमें आपको इतनी पावर मिले कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकें, सुप्रीम कोर्ट जा सकें। इसमें जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये जो है इसके द्वारा पावर दी गई है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की जो है आत्मा कहा है, इसको हार्ट एंड सोल जो है संवैधानिक उपचार को जो अधिकार है इसको कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये जो है अधिकारों का भी अधिकार है। अगर मान लीजिए आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यूज कीजिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जाइएगा, अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत जाइएगा। तो आप किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो ये जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 72 में जो 32 है इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें 5 तरीके के हमको अधिकार मिले हुए हैं। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। तो ये तो है हमारा आर्टिकल 32 तो है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हमारा मान लीजिए हम जैसे कोई भी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए रहता है, असम में रहता है, तो वो दिल्ली आएगा तो दिल्ली में तो उसका इतना समय खराब हो जाएगा, तो आप वो उसमें हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट भी जाएंगे तब भी वहाँ से भी रिट जारी कर सकता है। तो ये जो है डायरेक्ट रिट जारी होती है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट में रिट जो है जारी हो जाती है। अगला बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें जो है हैबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने भी कोई भी अपराध किया है, ये अपराधी है, कोई भी अपराध किया हुआ है, पुलिस इसको ले गई, थाने में रखती है, थाने में कोटाई मार कुटाई खूब मचाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक रात रखेगी। लेकिन इसको एक वो होता है 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। लेकिन आप पुलिस का हाल जानते हैं कि कभी कभी जो है पेश ही नहीं करती है, तब जो है आप हैबस कॉर्पस लगा सकते हैं। और जो है आपका मान लीजिए कोई भी वकील है, आप जो है वकील के तहत हैबस कॉर्पस लगाइएगा कि पुलिस जो है इसने हमको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने जब चला जाता है तो व्यक्ति जो है मार कुटाई से बच जाता है। तो इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है हमारा, इसमें 24 घंटे के तक जो है इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जैसे लेकिन इसमें जो NSA लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें 3 महीने की छूट दे दी जाती है। तो इसके तहत जो हमको किसी भी व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना जरूरी नहीं है। तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा रासुका जो होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर कोई खतरा है तो उसके लिए ये लगाया जाता है। तो इसमें जो है अगर गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे में जज के सामने इसको पेश करना होगा, ये हैबस कॉर्पस कहता है। किसी को भी अगर कोई पेश नहीं करता है पुलिस वाला कोई भी, तो आप हैबस कॉर्पस के तहत जो है रिट जारी करा सकते हैं, और इसके बाद जो है इनको छोड़ना ही पड़ेगा, इनको जो है पेश करना ही पड़ेगा। अगला है हमारा परमादेश मैंडामस।
परमादेश मतलब आदेश देना होता है, इसका मतलब एक तरीके का। अगर मान लीजिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, आप कहीं पर भी गए, कोई भी पब्लिक सर्वेंट कहीं पर भी काम कर रहा है, तो आप जैसे तहसील में ही जाते हैं, तहसील में, ब्लॉक में, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जैसे बैठे रहते हैं, आजकल जो सरकारी कर्मचारी ऐसे बैठे रहेंगे। तो अगर वो मान लीजिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे, तो आप इनके खिलाफ जो है परमादेश जारी कर सकते हैं। आप जो रेड लेके आइए, इनके खिलाफ अगर परमादेश जारी होगा तो इनसे जो है पूछा जाएगा कि आप जो है इस पद पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है, अगर कोई भी पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, उसके लिए मैंडामस जारी होता है, अनुच्छेद 32। लेकिन लोग जानते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि मैंडामस क्या होता है। तो इसका जो है, इसीलिए सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, आराम से लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये जो मैंडामस है, इसमें जो है आपको बता दूं, राष्ट्रपति जो होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख, और जो राज्यपाल है, जो कि राज्य का प्रमुख माना जाता है, तो इनको जो है इससे छूट दी गई है। इनके खिलाफ जो है इसका जो मैंडामस है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 3 नंबर है इसका, अधिकार प्रच्छालेख, क्यू वारंटो। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कहीं पर भी है, जैसे ऐसा होता है, जैसे किसी की भी आपके हाल ही आस पड़ोस में किसी की जॉब लग जाती है, आपको पता है कि वो जो है फर्जी है, फर्जी तरीके से वो जो है, मान लीजिए उसने 12th जो है फर्जी तरीके से किया है, 11th जो है उसने फर्जी तरीके से किया है, तो आप उसके तहत क्या कर सकते हैं, क्यू वारंटो लगा दिया जाता है। तो क्यू वारंटो में होता ये है कि इससे जो है पूछा जाएगा कि आप जो है इस जॉब पर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो है योग्यता क्या है। आपने अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम पास किया है, आप उसकी पूरी डिटेल दीजिएगा, कब आपने एग्जाम पास किया, क्या आपके प्रीलिम्स में मार्क्स थे, क्या आपके मेंस में मार्क्स थे, क्या आपकी ज्वाइनिंग थी। तो अगर आपने इसका जो है सटीक उत्तर दे दिया, आपने इसका जो है संतोषजनक आप इसका आंसर दे देते हैं, तब तो आपकी जॉब जो है, जो इस पद पे आप हैं, वो आपका बना रहेगा। लेकिन यदि आप नहीं दे सकते हैं, तो वो आपकी जो नौकरी होगी, जो भी आपकी जॉब होगी, वो आपको गंवानी पड़ेगी। तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 32(3) के तहत हम जो है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख जिसको कहा जाता है, 3 के तहत जो हमारा अधिकार प्रच्छालेख है, इसमें जो है पूछा जा सकता है कि आप जो है इसको, आपको जो है संतोषजनक उसका जवाब देना ही पड़ेगा। यदि आप संतोषजनक जवाब देने में फेल हो जाते हैं, तब आपको जो है अपना जो भी आपका पद है वो आपको गंवाना ही पड़ेगा। अगला है हमारा प्रतिषेध लेख। देखो, जो 3 जो हमारे थे, पहला था हमारा हैबस कॉर्पस, और हैबस कॉर्पस था, दूसरा हमारा था मैंडामस, और तीसरा हमारा था ये अधिकार प्रच्छालेख, जो कि क्यू वारंटो। ये सभी जो होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मतलब जो पब्लिक सरकारी गवर्नमेंट जो सरकारी लोग होते हैं, उनके खिलाफ ये जारी किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी प्राइवेट आदमी बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ आप थोड़े ना क्यू वारंटो या मैंडामस लगा देंगे कि आप जो है काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो पब्लिक एंटिटी है, उसकी मर्जी होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। लेकिन ये जो है हमारे जो प्रतिषेध लेख हैं, ये जो है इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है कोर्ट के द्वारा जो है ये जारी किए जाते हैं। ये कब जारी किए जाते हैं, ये मैं बता दूं आपको। प्रतिषेध का मतलब होता है स्टॉप करना, किसी भी चीज़ को जो है स्टॉप करना, ये क्या कहलाता है, प्रतिषेध कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये अपर कोर्ट जो भी होता है, वो अपने लोअर कोर्ट जो होगा उसको जारी करेगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट को जारी करेगा, हाई कोर्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा। तो जो अपर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट को जो है प्रोहिबिशन जारी कर देता है। इसमें मान लीजिए आप जैसे कोई भी मान लीजिए क्राइम हो जाता है, किसी भी जगह पर क्राइम हो जाता है, मान लीजिए कानपुर में कोई भी क्राइम होता है, और इसका आप मुकदमा चलाने चले गए आप इलाहाबाद में, तो ये जो है इसके तहत आप जो है मान लीजिए कानपुर में आपको फैसला सुना दिया गया, सज़ा दे दी गई, लेकिन आपका जो सज़ा जो है, आपने मान लीजिए कोई भी क्राइम किया वो कानपुर में, इलाहाबाद में पहुंच के आप इसका मुकदमा चलवा रहे हैं। तो इसमें जो है अगर कानपुर के द्वारा कोई भी सज़ा भी सुना भी दी जाती है, तो आप जो है प्रोहिबिशन के तहत अपर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत आप ये जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप ये कहेंगे कि आपके जो है अधिकार क्षेत्र के से ये बाहर है, क्योंकि ये जो केस है वो कानपुर का है, इलाहाबाद में इसका मुकदमा नहीं चल सकता है। तो ये जो है अपर कोर्ट इसका आदेश दे देता है, और इसमें जो है अगर जो भी सज़ा सुनाई जाती है वो खारिज हो जाती है। इसमें ये जो है इसमें होता है। अगला है हमारा उत्प्रेषण, सेरेशरी जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये भी जो है जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, ये मान जैसे आपने इसमें तो हमारा ये था कि कानपुर का फैसला था, इलाहाबाद में उसने सुना दिया। लेकिन जैसे ये कोई भी मैटर है, मान लीजिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे कानपुर का ये मैटर था और इलाहाबाद में ये चल रहा था,
तो इसमें जो है पहले तो आप इसके तहत क्या करेंगे कि कानपुर का ये मैटर है, आप इलाहाबाद में इसको सज़ा नहीं सुना सकते। इसके तहत जो है जो रिट जारी होगी वो हमारी होगी प्रोहिबिशन। आप जो है इसको रुकवाने का काम करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने सुनाया है, यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया है तो आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप इसके तहत रुकवाएंगे कि ये जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन तब तक इसने फैसला सुना दिया, मान लीजिए कानपुर का जो कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए इसने फैसला सुना दिया, तब जो है इसमें जो है आप उत्प्रेषण लगाएंगे, सरसरी लगाएंगे। इसके तहत जो भी फैसला सुनाया है वो रद्द कर दिया जाएगा, वो सिरे से नकार दिया जाएगा कि आपका ये जो फैसला है नहीं माना जाएगा। इसके तहत जो है जो अपर कोर्ट होता है वो इसको आदेश दे देगा कि ये जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, आपने इस पर फैसला सुनाया ही गलत, इसके लिए जो है आपका ये नहीं माना जाएगा। तो ये होता है उत्प्रेषण हमारा। तो मैंने आपको पांचों बता दिए, पांचों आप ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें 24 घंटे के जो अंदर होता है जज के सामने जो है पेश करना जरूरी होता है। परमादेश ये होता है हमारा, पब्लिक सर्वेंट कोई भी व्यक्ति है उससे आप पूछ सकते हैं कि आप जो है वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं। अगला होता है हमारा क्यू वारंटो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पद पर कार्यरत है आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको जो है कौन सा अधिकार है कि आप इस पद पर जो है कार्यरत हैं। आपको क्यू वारंटो, आपको उसका जो है सटीक उत्तर, उसका संतोषजनक जवाब देना होगा। अगर यदि आप देने में सफल नहीं हो पाते हैं तो आप जिस पद पर हैं उससे आपको हटा दिया जाएगा। अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए प्रोहिबिशन। इसमें जो होता है कि कोई अदर कोर्ट अगर फैसला सुना देता है तो उसको जो है प्रतिषेध आप लेके आ सकते हैं कि ये जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगला होता है अगर मान लीजिए उसने फैसला सुना दिया तो सरसरी के तहत जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको वैलिड ही नहीं माना जाएगा। उसका जो मुकदमा है कानपुर में ही चले, जो जहाँ पर भी उसका केस हुआ होगा वो वहीं पर चलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।